Hello all of you. Now let's start with a very important chapter and a very interesting one. Time of supply. Section 12 says time of supply of goods. तो पहले अपन goods देखेंगे और वैसे देखा जाए तो हम टाइम क्यों देख रहे हैं, क्यों हम देखते हैं टाइम? Time is important to determine when is the tax payable. सप्लाई क्या है? इवेंट ऑफ टैक्स. सप्लाई हुआ तो टैक्स लगा, इंपोज हुआ. सप्लाई इज इंपोजिशन ऑफ टैक्स एंड टाइम डिटरमिन्स व्हेन इज द टैक्स पेएबल. कब हमें टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम टाइम देख रहे हैं. सो लेट्स सी. सबसेक्शन 1 में वैसे लिखा ही है, द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज. लायबिलिटी टू पे टैक्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई as determined in accordance with the provisions of this section. Okay, so let's see. Very simple section. Concentration से पढ़ना है, एक बार में पूरा लॉजिक समझ के रखने का है. ठीक है, लेट्स सी. बहुत ही लॉजिकल है और इसका लॉजिक एक बार समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में. तो देखो, सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. Earlier of the following dates, namely the date of issue of invoice. Date of issue of invoice. हमने goods supply किया तो invoice बनाया, तो जो invoice का date है वो अपन देखेंगे by the supplier और अभी देखो सब लॉजिकली सोचते हैं, क्यों ये लॉ ऐसा बना है ये भी आपको सोचते जाना है. डेट ऑफ इनवॉइस देखेंगे, हमने सप्लाई किया, गुड सप्लाई किया, तो जिस दिन सेल किया नॉर्मली उसी दिन तो अपन इनवॉइस बनाएंगे ना, तो इनवॉइस बन जाना चाहिए. लेकिन इनवॉइस बनाएंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा. इनवॉइस बनेगा तो टैक्स भरना पड़ेगा ना. तो आप कहेंगे अरे मैं इनवॉइस बनाते ही नहीं, मैं गुड्स को बेच दूंगा, सेल कर दूंगा, सप्लाई कर दूंगा, लेकिन मैं इनवॉइस ही नहीं बनाऊंगा. सो कैन यू पोस्टपोन द टैक्स by not making invoice या postponing the invoice? तो गवर्नमेंट अलाउ करेगा क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी अलाउ करेगा. इसलिए साथ में उन्होंने लिखा है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. यानी आप इनवॉइस इशू कर रहे हो तो हम उसका डेट देखेंगे, लेकिन इनवॉइस का डेट तभी देखेंगे जब ये इनवॉइस इशू करने का जो ड्यू डेट होता है उसके अंदर है या उसी दिन है तो ठीक है. लेकिन अगर ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस निकल गया लेकिन तुमने इनवॉइस इशू नहीं किया, तो फिर जो ड्यू डेट होता है इनवॉइस इशू करने का उसी दिन को हम टाइम मान सकते हैं. सो इट विल बी एक्चुअल इनवॉइस और ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. दोनों में से जो पहले होगा उसको अपन देखेंगे. ठीक है, तो देखो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो लिखा है, साथ में क्या लिखा है देखो, और द लास्ट डेट यानी कि ड्यू डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 31 जो है बाद में आएंगे अपने स्टडी के अंदर. 31 इज द सेक्शन फॉर इशू ऑफ इनवॉइस. तो 31 में जो ड्यू डेट दिया होता है कि इस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, टू इशू इनवॉइस विथ रिस्पेक्ट टू द सप्लाई. इस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, तो वो डेट अपन पकड़ेंगे. तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस. इन शॉर्ट में याद कैसे रखेंगे आप? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, और द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सप्लाई. ये सप्लाई से रिलेटेड पेमेंट जो उसको मिला, रिसीव्स द पेमेंट. तो कितने डेट्स आ गए अपने पास? 3 डेट्स आ गए देखा जाए तो. पहले पॉइंट में ही 2 डेट, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस. तो उनमें से पहले तो विच एवर इज अर्लियर लेना है, एक्चुअल इनवॉइस या ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर लेना है, और उसको कंपेयर करना है विथ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, और फिर देखना है विच एवर इज अर्लियर.
तो चलो पहले अपन सेक्शन 31 में क्या लिखा है वो देख के आते हैं। तो एक काम करो, मैं आपको डिक्टेट करता हूं, वो आप लिखो सेक्शन 31 में क्या लिखा है, क्योंकि यहां आपको इसके साथ साथ में मालूम होना चाहिए ना कि व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो आप उसको लिखो सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, नोट डाउन करो 31(1). अ रजिस्टर्ड पर्सन, लिखते जाओ, हाँ, अ रजिस्टर्ड पर्सन supplying taxable goods shall before or at the time of dash, नीचे लिखो a स्मॉल a ब्रैकेट में, removal of goods for supply to the recipient, removal of goods for supply to the recipient, where the supply involves movement of goods, or नीचे लिखो बी डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट इन एनी अदर केस, कॉमा करके नीचे आ जाओ नीचे की लाइन में, issue a tax invoice showing the description, quantity, value, tax charged thereon and other prescribed particulars। ऑलरेडी वो तो सब सेक्शन 31 में देख लेंगे, कंटेंट क्या होना चाहिए वो तो देख लेंगे अपन। अभी सिर्फ अपने को टाइम से मतलब है। तो क्या बोल रहा है इधर, दो चीज बोल रहा है कि टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31(1) में टैक्स इनवॉइस अपने को कब इशू करना है, इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ए, पहला पॉइंट क्या था, रिमूवल ऑफ गुड्स अगर रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू रेसिपिएंट, ये कौन से केस में, ये उस केस में देखेंगे। तो ये अपने को ये ड्यू डेट है, रिमूवल ऑफ गुड्स जो है इसको अंडरलाइन करो, आपने जो लिखा है रिमूवल ऑफ गुड्स इज द ड्यू डेट, इसके दिन या इसके पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। कौन से केस में, वेर इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, और जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो वहां पे अपन क्या देखेंगे, डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल, यानी जिस दिन हमने पोजेशन दिया, मेकिंग अवेलेबल यानी जिस दिन हमने पोजेशन दिया, तो डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल। इफ नो मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड, तो देखो इसको अच्छे से पहले समझ लो कि इसका मतलब क्या है। टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है, सो इट शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। तो रिमूवल का मतलब क्या है, देखो मूवमेंट यानी जहां कैरियर बीच में आता है, हमने स्टडी किया था मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां कैरियर बीच में आता है, मैंने ट्रांसपोर्टर को दिया, फिर ट्रांसपोर्टर लेके जाएगा, फिर आप वहां से डिलीवरी ले लोगे, बायर विल गेट डिलीवरी एट द अदर प्लेस, राइट। तो मैंने अपने दुकान से या अपने फैक्ट्री से या अपने प्रीमाइसेस से, जहां भी मेरा प्रीमाइस है, गोडाउन, वेयर हाउस, जो भी कहो, वहां से गुड्स निकाला, रिमूव किया, यानी किसको दिया, रिमूव करने का मतलब क्या है, कैरियर को हैंड ओवर किया, ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिया।
जैसे ही मैंने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिया उस दिन इनवॉइस बन जाना चाहिए या उसके पहले बन जाना चाहिए। यानी 22 तारीख को इनवॉइस बना है, 23 तारीख को मैंने कैरियर को दिया, या अगर 23 तारीख को मैं दे रहा हूं कैरियर को तो 23 तारीख को तो इनवॉइस बन ही जाना चाहिए। इनवॉइस बने बिना, इनवॉइस के बिना अपन कैरियर को दे नहीं सकते, ऐसा उसका कहने का मतलब है। वी कैन नॉट गिव द गुड्स टू द कैरियर, द ट्रांसपोर्टर, विदाउट मेकिंग द इनवॉइस। सिंपल। तो इनवॉइस बनाओ और गुड्स दो, तो गुड्स जिस दिन रिमूव होगा हमारे प्रीमाइसेस से उसी दिन इनवॉइस बन जाएगा। या हो सकता है कि इनवॉइस 1-2 दिन पहले भी बन जाए, पॉसिबल है। इनवॉइस कैन बी मेड 1 or 2 or 3 days बिफोर। तो ये ड्यू डेट है, रिमूवल के वक्त तक तो बन जाना चाहिए इन केस ऑफ मूवमेंट। और दूसरा केस है कि अगर मूवमेंट नहीं है, बायर मेरी दुकान में आया और 4 किलो शक्कर खरीद के ले गया, तो क्या मैं कैरियर को दूंगा? ट्रांसपोर्टर बीच में आएगा? नहीं, मैं सीधा किसको दूंगा? बायर को। तो इसलिए वहां पे वर्ड है डिलीवरी। तो जिस दिन मैं गुड्स डिलीवर कर रहा हूं उस दिन इनवॉइस बन जाना चाहिए। अच्छा, बायर ऑर्डर देके गया था, कल रात को आया था मेरी दुकान पे, ऑर्डर देके गया कि मेरे को 4 किलो शक्कर, 5 किलो गेहूं, 8 किलो फलाना ढिंकाना, सब ऑर्डर देके गया। अपनी क्या है, किराने की दुकान, समझ गए आप। तो मैंने क्या किया कि सब पैक वैक कराया, अपने जो अपना क्या बोलते हैं सेल्समैन है उसको बोला, कौन है सेल्समैन? अपना राहुल। राहुल को बोला, राहुल जल्दी से पैक करिए सब, फोन पे ऑर्डर आया है। आपने उधर से फोन लगाया, आप कौन? कमलाबाई। ऑर्डर लगाया कि इतना इतना सामान चाहिए। मैंने कहा ठीक है, निकाल के रखता हूं। तो मैंने रातों रात सब निकलवा दिया और इनवॉइस भी बना दिया। ये कब की बात है? 13 तारीख की बात। इनवॉइस बन गया, सब हो गया, माल भी अलग से निकाल के रख दिया आपके लिए। लेकिन आप आए कब? 15 तारीख को आए। तो मैंने आपको डिलीवरी कब दिया? 15 तारीख को। लेकिन डिलीवरी के पहले इनवॉइस बन गया है ना, दैट्स गुड। तो इनवॉइस बन गया है अपना। और मान लो कि मैं डिलीवर कर दूं और इनवॉइस ना बनाऊं, ये हो ही नहीं सकता। इनवॉइस तो बनना ही चाहिए। डिलीवरी के वक्त तक कम से कम इनवॉइस बन जाना चाहिए। इसलिए लिखा रहता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल और डिलीवरी। मूवमेंट है तो रिमूवल वर्ड है, क्योंकि डिलीवर तो बाद में होगा ना। रिमूवल में क्या, रिमूवल वर्ड क्यों है? क्योंकि हम कैरियर को देंगे, दैट इज रिमूवल। व्हेन वी गिव टू कैरियर, दैट इज रिमूवल। फिर ये जाएगा, ट्रक से आपके शहर पहुंचेगा, फिर आपको जाके डिलीवर होगा, तो 10-12 दिन बाद भी हो सकता है। तो फिर अपन 10-12 दिन बाद इनवॉइस बनाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं। अभी के अभी जब मैं कैरियर को दे रहा हूं उसको रिमूवल कहते हैं, उसी वक्त इनवॉइस बन जाना चाहिए। आ रहा है? दिमाग में फिट हो रहा है? वेरी गुड। तो मूवमेंट के केस में रिमूवल वर्ड है, और जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, यानी बायर हमारी दुकान में आया है, हमने गुड्स उसको हाथों हाथ दे दिया है, तो वहां डिलीवरी। और मेकिंग अवेलेबल, मेकिंग अवेलेबल वर्ड भी आता है, जैसे हमने किराए से दिया, यूज के लिए दिया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज होती है ना। इट इज गुड्स मे नॉट बी जस्ट सोल्ड, दे कैन बी सो मेनी थिंग्स। तो फिर वहां मेकिंग अवेलेबल भी वर्ड आता है, मेकिंग अवेलेबल इन केस देयर इज नो मूवमेंट। तो यहां पे पोजेशन है, पोजेशन गिवन टू दी रेसिपिएंट, और यहां पोजेशन रेसिपिएंट को तो बाद में मिलेगा, लेकिन हमने रिमूव कर दिया है। तो रिमूवल ऑफ गुड्स जो है उस दिन इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो ऐसा समझे? तो एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा इस चैप्टर में, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई पूछेंगे, व्हाट इज, फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो क्या क्या देंगे अपने को? रिमूवल का डेट देगा या डिलीवरी, इन दोनों में से कोई भी एक देगा जो भी एप्लीकेबल है। मूवमेंट है तो रिमूवल वर्ड, नहीं है तो फिर डिलीवरी, ये दो वर्ड में से कोई भी एक आएगा। फिर इनवॉइस का एक्चुअल डेट दिया रहेगा और रिसीट का डेट दिया रहेगा, कब हमको पेमेंट मिला। 3 डेट्स आपको दिए रहेंगे। देखो कैसे लिया जाएगा, रिमूवल ऑब्लिक डिलीवरी, ये एक डेट दिया रहेगा। फिर एक्चुअल इनवॉइस कब बना वो दिया रहेगा, एंड द रिसीट ऑफ पेमेंट, पेमेंट अपने को कब मिला वो दिया रहेगा। और अपने को निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई। इससे सिंपल क्वेश्चन जिंदगी में नहीं आ सकता। ओके, तो पहले इन दोनों में से कोई जो भी अर्लियर है वो देखेंगे, या तो ये देखेंगे या ये देखेंगे, विच एवर इज अर्लियर।
तो कहने का मतलब है कि डेट ऑफ, इस दिन ये तुम्हारा ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ मेकिंग इनवॉइस, इसको अपन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कहते हैं। एज पर 31(1) दिस इज द ड्यू डेट व्हेन इनवॉइस शुड हैव बीन मेड। तो अगर ये दिया है 13 सितंबर, एक्चुअल इनवॉइस उसके पहले बन गया था 12 सितंबर को, तो अपन कौन सा देखेंगे? 12 सितंबर। फिर 13 को नहीं देखेंगे, 12 देखेंगे। इसको कंपेयर करेंगे रिसीट के साथ। तो रिसीट आया अपना, अब रिसीट में दो चीज होंगी, एक कि पैसा बाद में मिला, दूसरा कि पैसा एडवांस में मिला। दो बातें होती है, या उसी दिन मिला, तीसरी बात वो भी हो सकती है। आप पैसा लेके आए, पैसा मेरे को दिया, मैंने इनवॉइस बनाया, गुड्स लेके गए, तो डिलीवरी, इनवॉइस, रिसीट सब एक साथ है। ऐसे ही तो होता है ना, कोई भी दुकान में हम जाते तो क्या करें, पैसे देते हैं, रिसीट बनता है, डिलीवरी होती है, फिनिश, मामला खत्म। तो सब एक ही दिन है। तो हो सकता है ये 12 सितंबर को ही हो। इफ दैट इज द केस, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 12 सितंबर, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर रिसीट एक दिन पहले हो गया है, आप एडवांस में पैसा देके गए थे, आप पैसा देके गए, लियो रखो, पैसा रख लो, मैं आता हूं कल लेके जाता हूं, तो ठीक है, आप पैसे देके गए, फिर अगले दिन मैंने माल निकाला, डिलीवरी दिया, इनवॉइस बनाया। तो 11 तारीख आपने मेरे को पैसा दिया, 12 तारीख मैंने आपको इनवॉइस बनाया, बल्कि 13 तारीख को डिलीवरी दिया। देखो, एक दिन बाद आप आए डिलीवरी लेने, और एक दिन बाद। तो इस केस में क्या देखेंगे? 12 या 11, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 11। So 11 September, the date of receipt itself will become time of supply. तो इसको कहते हैं एडवांस। पहले वाले को क्या बोलेंगे? कैश पेमेंट बोलते हैं ना उसको। दूसरा है एडवांस, एडवांस रिसीव, और तीसरा है क्रेडिट पीरियड। अगर मैं आपको क्रेडिट पे सेल करता हूं तो आप मेरे को पैसा बाद में देंगे। मान लो कि एक हफ्ते का क्रेडिट पीरियड दिया आपको, तो 12 का इनवॉइस बना, 13 को आप डिलीवरी लेकर गए गुड्स, और बाद में आपने पैसा दिया 19 को, 19 सितंबर को पैसा दिया। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 12 सितंबर। तो इन दोनों में से पहले जो अर्लियर है वो देखो, फिर उसको कंपेयर करो रिसीट ऑफ पेमेंट से, और टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर इनवॉइस बन गया है, पैसे नहीं मिले, तो इनवॉइस का जो डेट है वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अगर एडवांस में पैसा आ गया है तो जो एडवांस में पैसा आ गया वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, समझ में आया? वेरी सिंपल, लिखे, वेरी गुड। अब और एक एग्जांपल लेता हूं, इसी के नीचे चलने दो, कॉलम सेम रहेंगे, तो मैं इसको मिटा के लिखता हूं क्योंकि नहीं तो मेरे को हेडिंग्स नहीं दिखेंगे। अब देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कुछ एग्जांपल देख ही लेते, चलो शुरू किया है तो फटाफट देखते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं। तुम ऑर्डर देके गए थे 4 किलो शक्कर का, राइट? 4 किलो शक्कर का ऑर्डर देके गए थे, फिर 13 सितंबर को तुमने डिलीवरी ली, लेकिन मैंने इनवॉइस बना दिया है 12 सितंबर को, वहां तक अपन सेम रखते हैं। 4 kg शुगर का ऑर्डर है, इसका टोटल वैल्यू जो है 100 रुपए। कितना चलता है मेरे को मालूम नहीं एक्चुअली, कितना चलता है शक्कर, मान लो 100 रुपए चलता है किलो, कोई बहुत अच्छे क्वालिटी का शक्कर है। तो 400 रुपए का ऑर्डर है, टोटल वैल्यू इज 400। लेकिन क्या हुआ कि तुमने मेरे को एडवांस में, जब तुम आए थे ऑर्डर देने 10 सितंबर को, तुमने मेरे को 10 सितंबर तुमने मेरे को 300 रुपए एडवांस में देके गए। तो 300 रुपए कब रिसीव हो गए मेरे को? 10 सितंबर। और फिर 12 को मैंने इनवॉइस बना दिया, शक्कर अलग से निकाल दी, पैक वैक कर दी, इनवॉइस बन गया। अगले दिन आके सुबह सुबह तुम शक्कर लेके गए, लेकिन तुमने कहा और पैसे मिलाना भूल गया यार, कल जाते जाते मैं दे दूंगा। मैंने कहा पुराना कस्टमर है, दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल दे देना। तो खैर वो कल तो आता नहीं, फिर 4-5 फोन लगाने के बाद 17 सितंबर को वो आया हमारी दुकान में, और जो बैलेंस 100 रुपए है वो देकर गया। ओके, अब देखो, तो कहने का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, लेकिन इसमें कुछ पैसा एडवांस में आया है और कुछ पैसा बाद में आया है। सो नाउ व्हाट इज द सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा बताओ? 300 रुपए के लिए, ये जो 300 रुपए है
उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा 12 या 10 विच एवर इज अर्लियर, यानी 10 सितंबर। और जो 100 रुपए है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, 12 सितंबर, इनवॉइस या रिसीट विच एवर इज अर्लियर। तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा, इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों में विच एवर इज अर्लियर देखना पड़ेगा। तो 100 रुपए के लिए 12 सितंबर जो है वो बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट एक हो सकता है लेकिन उसमें टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग हो सकता है। ये भी लिखा है सेक्शन में, अपन अभी पढ़ेंगे। एक्चुअली सेक्शन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब जनरल नॉलेज है, कॉमन सेंस। आधा लॉ तो कॉमन सेंस, आधा क्या 90% लॉ तो कॉमन सेंस ही होता है। इफ यू हैव इट देन इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ये तो क्या है कि एग्जांपल में दोनों एक ही मंथ में आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली तुम्हारी लाइबिलिटी सितंबर मंथ की बन रही है, तो यू हैव टू पे द टैक्स आफ्टर द एंड ऑफ सितंबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो अलग अलग महीने में भी जा सकती है, तो फिर थोड़ा टैक्स तुमको एक महीने में भरना पड़ेगा, थोड़ा टैक्स तुमको दूसरे महीने में भरना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है उसमें। तो आया समझ में? अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है, देखो अब एक और केस बता दो, ये लिख लिए, वेरी गुड। सेकेंड, अभी थर्ड लिखो, तो मैं फिर इसको मिटा देता हूं। एक और एग्जांपल, अब उल्टा एग्जांपल देखते हैं, जहां पेमेंट एक साथ आ गया है। 16 सितंबर को तुमने मुझे 5,000 रुपए देके चले गए एडवांस, ठीक है, 5,000 रुपए तुम मेरे को देके चले गए। लेकिन जब आप आए थे मेरी दुकान में, देखो सब इमेजिनेशन से देखना है, आप आए थे मेरी दुकान में, आपको चाहिए कोई गुड्स, एनी गुड्स लाइक शक्कर ही चाहिए, चलो घर पे पार्टी वार्टी है, 100 रुपए शक्कर है, तो कितने हो गए, 5,000 डिवाइडेड बाई 100, 50 किलो शक्कर, 50 kgs शुगर आप खरीदने आए मेरी दुकान में। अच्छा, मैं इसको ऊपर लिखूं क्या, 50 kgs शुगर आप खरीदने आए। तो मैंने बोला भैया देखो 100 रुपए किलो की है, तो तुमने 100 रुपए किलो के हिसाब से 5,000 रुपए फट से गिन के मेरे को दे दिए, तो पैसे मेरे पास आ गए। लेकिन मैंने फिर आवाज लगाया, राहुल निकाल शक्कर, निकाल 50 किलो शक्कर, बोरा होगा ना 50 किलो का, लेके आ जा। राहुल आके कहता है साहब वो शक्कर तो आज कम हो गई है, हमारे पास 20 किलो ही है, सो वील बी एबल टू गिव हिम ओनली 20 kgs। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, 20 किलो ही है क्या, कोई बात नहीं, चल 20 किलो दे दे अभी तू उसको। तो 20 किलो शक्कर हमने तुमको डिलीवर किया, कब, 16 सितंबर को, और इनवॉइस भी जो बनाया तो वो 20 किलो का इनवॉइस बनाया। अभी 20 किलो ही दे रहा हूं तो 20 किलो का इनवॉइस बनाऊंगा ना, तो 20 किलो का इनवॉइस बनाया कब, 16 सितंबर को। लेकिन पैसे तुम्हारे से कितने आ गए, 5,000 रुपए आ गए। तो अब क्या होगा कि 16 सितंबर बनेगा, ये 20 किलो का वैल्यू कितना है, 2,000 रुपए, इसका वैल्यू 2,000 रुपए। तो देखो इनवॉइस 2,000 रुपए का बना है, इनवॉइस कितने का बना है, 2,000 रुपए का इनवॉइस बना है 16 सितंबर को। तो ये 2,000 16 सितंबर को इनवॉइस बना, वैसे डिलीवरी भी उसी दिन है तो अच्छी बात है, और ये 2,000 मिला भी उसी दिन, तो 2,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 16 सितंबर। कोई शक इसके अंदर नहीं। लेकिन अब 3,000 रुपए क्या हो गए एडवांस, इसका डिलीवरी मैंने तुमको दिया नहीं है, तो 3,000 रुपए एडवांस हो गए। फिर क्या होता है कि वो मैं तुमको 19 तारीख को बाकी जो 30 किलो शक्कर है वो डिलीवर करता हूं, और उसी दिन उसका इनवॉइस भी बना देता हूं 19 सितंबर को, फॉर वैल्यू ऑफ 3,000 रुपीज। तो 3,000 का डिलीवरी कब दिया, 30 किलो का डिलीवरी कब दिया, 19 तारीख को, इनवॉइस भी 19 तारीख को बनाया और तुमको हाथ में दे दिया, ले जाओ। तो इसका तो रिसीट तो पहले ही आ चुका है, यहां देखो रिसीट ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो 3,000 है, इसका
टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे अपन? इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, यानी 16 सितंबर। तो समझ में आए क्या क्या हो सकता है? एक सेल, पूरा डिलीवरी, पूरा पैसा मिल गया, एक तो वो हो सकता है फुल सेल, फुल रिसीट, सेट ऑफ, फिनिश्ड। दूसरा हो सकता है कि पैसा पूरा मिल गया है लेकिन डिलीवरी पार्ट्स में दे रहे हैं, मनी इन वन और डिलीवरी इन पार्ट्स। और तीसरा हो सकता है डिलीवरी एज अ होल, मनी रिसीव्ड इन पार्ट्स, सम एडवांस, सम आफ्टरवर्ड्स। इसके अलावा क्या हो सकता है बताओ मेरे को? कुछ नहीं हो सकता, सिंपल है। ठीक है, तो समझ में आए? तो इस तरह से अपन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। चलो लॉ पढ़ते हैं। तो देखो क्या बोला है, सबसेक्शन 2 फिर से देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। विच डेट्स? नंबर 1, डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस बना वो, या फिर लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द इनवॉइस जो हमने देखा, विच कैन बी तुम्हारा डिलीवरी, इन केस विदाउट मूवमेंट है तो डायरेक्ट डिलीवरी या मेकिंग अवेलेबल, और ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है उसमें, यानी मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर इन्वॉल्व है तो जिस दिन हमने गुड्स ट्रांसपोर्टर को दिया, सिंपल। तो वो होता है लास्ट डे ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन मेड। और वैसे 31 में और एक पॉइंट दिया है कि गवर्नमेंट कोई कोई केसेस में प्रिस्क्राइब कर सकता है डेट बाय विच द इनवॉइस कैन बी इशूड, लेकिन वो जाने दो, अभी अपने पास बस ये दो डेट है, डिलीवरी या मेकिंग अवेलेबल। ओके, देन और the date on which the supplier receives the payment whichever is earlier, ठीक है, earlier of the following। तो receipt of payment या invoice या last date of issuing the invoice, whichever is earlier। सिंपल, कोई प्रॉब्लम किसी को? फिर उसके बाद देखो प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट where the supplier of taxable goods receives an amount up to ₹1,000 in excess of the amount indicated in the tax invoice। इनवॉइस मान लो हमने बनाया है 6,000 रुपए का या 6,200 रुपए का, लेकिन सामने वाले ने मेरे को 7,000 रुपए दे दिए, 7,000, यानी 800 रुपए एक्सेस में आ गए। ठीक है, अप टू 1,000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस। तो वो जो एक्सेस अमाउंट है 800 रुपए जो मुझे मिला है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो वो ये प्रोविजो में दिया है। तो क्या कहता है देखो, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच एक्सेस शैल एट द ऑप्शन को अंडरलाइन करो, एट द ऑप्शन ऑफ द सेड सप्लायर बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट। कौन सा इनवॉइस की बात कर रहा है? पहला वाला इनवॉइस नहीं, जो इनवॉइस मैंने बनाया जिसके अंदर आपने एक्सेस दिया, वो इनवॉइस नहीं, इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट, यानी 800 रुपए जो एक्सेस आपने मेरे को दे दिया है, वो 800 रुपए के लिए जब मैं आपको इनवॉइस बना के दूंगा, तो वो इनवॉइस जिस दिन बनेगा उसको अपन टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया ना? चलो बताता हूं मैं आपको। सो व्हाट डज इट मीन? देखो ये एक इनवॉइस बनाया मैंने, इनवॉइस नंबर मान लो कि 215, ठीक है, डेटेड 18 जुलाई, 18 जुलाई का इनवॉइस बना। ये इनवॉइस है रुपीज कितना कहा था मैंने, 6,200 का इनवॉइस। लेकिन आपने मेरे को पेमेंट किया, तो मैं लिखूंगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन 21 ऑफ जुलाई ₹7,000, 7,000 रुपए मेरे को मिला। अब देखो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूं। ये जो इनवॉइस है ये 18 तारीख का है और अमाउंट रिसीव 21 तारीख का है, तो अपने को लेना है विच एवर इज अर्लियर, तो 18 आएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो बनेगा 18 ऑफ जुलाई। सवाल यह है कितने अमाउंट के लिए, तो ये इनवॉइस जो है 6,200,
उसके लिए तो टाइम ऑफ सप्लाई 18 जुलाई बन गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये जो एक्सेस अमाउंट आया है कितना 800 रुपए का, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ये अपने को निकालना है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द एक्सेस अमाउंट ऑफ 800 रुपीज। तो अब दो बातें, ऑप्शन है तो ऑप्शन में दो बातें हो जाती है। ऑप्शन 1 ये है कि यहां से मैं देखो यहां से आपको बताता हूं कि इसका ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, क्वेश्चन मार्क डाल दो और उसको अपन देखते दो ऑप्शन में। पहला तो ये है कि अगर अपन नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से देखें, ठीक है, सेक्शन 12 के नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से देखा जाएगा सब सेक्शन 2, तो उसमें अपने को क्या देखना पड़ता है कि अमाउंट रिसीव्ड यानी रिसीट किस दिन का है। तो रिसीट तो तुम्हारा हो गया कब का हुआ, 21 जुलाई का रिसीट हो गया है। अब जरा रुक जाओ और मेरी बात सुनो। अभी जो एक्सेस अमाउंट आया है 800 रुपए, इसका क्या करना है देखो, थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड देखते हैं उसका। अगर गलती से आ गया है तो मैं आपको रिफंड दे दूंगा, है ना। 800 यानी 800 मेरे को मिला है, वो 800 मैं आपको वापस कर दूंगा, गलती से आ गया ना, तो यू विल टेक रिफंड। तो अगर मैं रिफंड दे दूंगा तो उसमें तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, नो टैक्स, नो नीड टू कैलकुलेट टाइम ऑफ सप्लाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो मैं वापस कर दूंगा। एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 800 रुपए मैंने एडजस्ट किया अगेंस्ट फ्यूचर गुड्स, जो अगला मैं आपको कोई गुड सप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि आप मेरे रेगुलर कस्टमर है, तो ये वाला एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया, फिर मैंने आपको फोन लगाया, भाई एक्स्ट्रा अमाउंट दे के गए आप, वो कहता है रहने दो ना आप अपने पास, अगली बार मैं आऊंगा ना खरीदने कोई चीज, तब एडजस्ट कर लेना। तो अब क्या होगा कि जब आप अगली बार आएंगे कोई चीज खरीदेंगे तो मैं उसको एडजस्ट करूंगा, तो उसका इनवॉइस बनेगा। तो वो जो इनवॉइस है उसको हम बोलेंगे इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस। तो वो फिर इनवॉइस, अगला जो इनवॉइस है वो मैंने बनाया, वो फिर आप आए एक दिन और कुछ खरीद के ले गए मेरी दुकान से, तो मैंने उसका इनवॉइस बनाया। वो इनवॉइस बनाया मान लो कि 17 सितंबर को, 2 महीने के बाद आप आए और कुछ सामान खरीद के ले गए, तो मैंने 800 रुपए यहां एडजस्ट कर दिया। सो इनवॉइस फॉर 800 रुपीज। अब हो सकता है कि वो इनवॉइस तो ज्यादा का भी बना हो, वो इनवॉइस मान लो 5000 का बना, जिसमें 800 रुपए मैंने एडजस्ट कर लिया और फिर 4200 आपसे एक्स्ट्रा मैंने रिकवर किया हो, ठीक है। तो इनवॉइस बना 17 तारीख। तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से चले तो हमको लेना पड़ेगा विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर क्या आएगा 21 ऑफ सितंबर। सॉरी जुलाई, 21 ऑफ जुलाई, विच एवर इज अर्लियर में 21 जुलाई आएगा। तो ये बनेगा अपना टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये जो प्रोविजो है ये आपको ऑप्शन दे रहा है, तो ये सेकेंड ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से निकालो, दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रोविजो के हिसाब से निकालो। तो प्रोविजो क्या बोल रहा है कि ये रिसीट का जो डेट है इसको कंसीडर मत करो। जिस दिन भी आप ये इनवॉइस बनाओगे जिसमें आप 800 रुपए को एडजस्ट करोगे, तो बस ये जो इनवॉइस बनेगा दिस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। यानी 17 सितंबर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई एंड नॉट 21 ऑफ जुलाई। यानी एडवांस को कंसीडर मत करो, सिंपल। तो इस तरह से ये प्रोविजो कहता है। नॉर्मल रूल ये है कि विच एवर इज अर्लियर लो, लेकिन ये कह रहा है कि आप ये मत लो, आप सीधा जब आओगे, जब इनवॉइस बनेगा उसका, तब अपन उसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। क्योंकि क्या होता है देखो, ये इट्स फॉर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। क्योंकि 800 रुपए एक्सेस आ गया है, लेकिन हो सकता है मुझे आज मालूम भी नहीं है कि आप रिफंड लेके जाओगे या बाद में एडजस्ट करवाओगे। आई डोंट नो, सो शुड आई पे टैक्स टुडे? क्या मैं टैक्स भरूं जीएसटी उसके ऊपर कि ना भरूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसे गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है अभी छोड़ दो उसको, रिसीट को छोड़ दो, जब भी इनवॉइस बनेगा तब आप उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट कर देना। और अगर इनवॉइस नहीं बन रहा है, रिफंड दे दिया, तो अच्छी बात है, टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं। आया समझ में? ग्रेट।
Then explanation 1 says that for the purpose of clause A and B, supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or as the case may be the payment. देखो इसलिए ये मैंने कहा ना, थोड़ा पैसा एडवांस, वो जो डिवाइड किया था ना अपन ने, 50 किलो मैंने आधा डिलीवरी दिया फिर बाद में दिया, तो कभी कभी मनी डिवाइड होता है, रिसीट अलग अलग आती है, कभी कभी सप्लाई अलग अलग होता है, तो इसलिए यहां लिखा है कि सप्लाई यानी इनवॉइस जो हम बना रहे हैं, तो अगर मैंने आपको 2000 किलो ही या 20 किलो शक्कर ही दी तो मैं 20 किलो का इनवॉइस बनाऊंगा, तो उसका अपन टाइम अलग से निकालेंगे, और फिर 30 किलो जब मैं आपको दूंगा तो उसका टाइम अलग से निकालेंगे. रिसीट एंड डिलीवरी या इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो अलग अलग निकलेगा. तो यहां कहने का मतलब वही है कि टू दी एक्सटेंट जो बोला है ना, तो टू दी एक्सटेंट का मतलब है कि अगर आप पैसे पार्ट पार्ट में दे रहे तो पार्ट पार्ट जो जो पैसा आ रहा है उसका टाइम अलग अलग निकालेंगे, और अगर गुड्स का डिलीवरी में पार्ट पार्ट में दे रहा हूं तो इनवॉइस भी पार्ट पार्ट में बनेगा, तो फिर उसके हिसाब से अपन निकालेंगे. जो अपन ने एग्जाम्पल में देखा अलग अलग निकाला सबका, तो वही यहां पे लिखा है, टू दी एक्सटेंट देखने का है. ए और बी दोनों में यानी इनवॉइस एंड रिसीट दोनों में जितना जितना आएंगे, पार्ट पार्ट में अगर आ रहा है तो पार्ट पार्ट में निकालो टाइम ऑफ सप्लाई टू दी एक्सटेंट. और एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ बी यानी रिसीट के लिए, द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट. अब हमने अभी तक तो देखा कि भैया रिसीट का जो दिन है उसको लो, तो रिसीट कब हुआ ये कैसे मालूम पड़ेगा, व्हाट इज द डेट ऑफ रिसीट, सवाल पैदा हुआ ना. रिसीट किसको मानेंगे, तो देखो उसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिखता है, रिसीट किसको मानना, तो लिखा है शैल बी द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड in his books of accounts or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier. बुक्स में जिस दिन मैंने लिया एंट्री मारा या बैंक में जिस दिन पैसा आ गया, whichever is earlier, जो भी earlier होगा उसको देखेंगे. तो अब देखो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ये कैसे करना आपको. मान लो ये बायर अपने पास आया, ये 2 तरीके से अपने को पैसा दे सकता है. एक तो कैश, गवर्नमेंट आजकल कैश को बोलता है मत दो, ज्यादा मत दो, लेकिन लोग तो आज भी कैश प्रिफर करते ही है. सो ही ब्रिंग्स कैश टू माई शॉप, फटाफट नोट गिन के मेरे को हाथ में दिए. तो कैश में डेट ऑफ रिसीट क्या होगी, सिंपल यार, जिस दिन पैसा मिला वही होगा ना. जब आपने मेरे को कैश हाथ में दिया, गांधी जी मैंने फील किया, बस वो रिसीट, उसी दिन मैं आपको रिसीट बना के दूंगा, यानी उसी दिन बुक में भी एंटर कर दूंगा वैसे देखा जाए तो, या कम से कम रिसीट तो बना के दे दूंगा ना आपको कि भैया इतना पैसा आपने मेरे को दिया आज. तो जो एक्चुअल रिसीट होगा वही अपन लेंगे, द एक्चुअल डेट ऑफ रिसीट. लेकिन अगर आपने चेक, डीडी या एक्सेट्रा कोई भी बैंक के थ्रू अगर पेमेंट किया, तो फिर वहां कैसे देखना. तो देखो आपने मेरे को चेक दिया, तो लेट्स सी चेक आपने दिया 12 अक्टूबर का डेटेड, यानी 12 अक्टूबर को हाथ में मेरे चेक दिया, मैंने बैंक में डाला, अगले दिन बैंक में जाएगा, 13 तारीख को मैं बैंक में डालूंगा. फिर अगर उसी सिटी का है तो और हाई वैल्यू है तो उसी दिन क्लियर हो जाएगा, लो वैल्यू है तो शायद अगले दिन होगा, 1-2 दिन में क्लियर आ जाता है. तो जिस दिन क्लियर हुआ यानी मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट आया, क्लियर होने पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट आएगा ना. तो देखो आपने मेरे को चेक दिया, तो व्हाट आई विल डू इज, अगर मेरा अकाउंटिंग सही है, सही तरीके से चलता है, तो मैं 12 तारीख को ही बुक में एंट्री मार दूंगा कि पैसा मिला. तो बुक एंट्री मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने 12 तारीख को ले लिया, फिर बैंक में गया, बैंक में जाने के बाद क्लियर हुआ, तो क्रेडिट इन बैंक जो आएगा वो आएगा समझ लो 14 तारीख को. तो मेरी बुक में एंट्री 12 तारीख की है और क्रेडिट बैंक में हुआ 14 तारीख, तो अपन रिसीट किस दिन मानेंगे, विच एवर इज अर्लियर, यानी 12 तारीख की रिसीट मान लेंगे. और अगर मेरे बुक्स बराबर नहीं है, बुक को कौन लिखता है, बुक छोटी सी किराने की दुकान, कहां की बुक, क्या कुछ नहीं,
तो फिर बुक में एंट्री इतनी मारी मैंने, लेकिन 14 तारीख को चेक तो क्लियर हो गया ना। तो अगर 14 तारीख को चेक क्लियर हो गया तो बुक में एंट्री मारो या मत मारो, बैंक में आ गया ना, तो बस दैट विल बिकम दी डेट ऑफ रिसीट। फिर अपन बुक में कभी भी एंट्री ले 14, 15, 16, 17, लेकिन रिसीट आ गया, बैंक में क्रेडिट आ गया, तो उस दिन रिसीट मान लिया जाएगा। तो बैंक के थ्रू अगर पेमेंट आता है तो उसमें अपन ये दो चीज को चेक करेंगे, बुक एंट्री, जिस दिन मैंने एंट्री लिया बुक्स में, या जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। आए समझ में, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले होगा वो रिसीट होगा। क्लियर? तो अब तक हमने क्या देखा कि गुड्स के केस में, एक बार पूरा फिर से आपको समझाता हूं, गुड्स के केस में हमको देखना है टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज द अमाउंट रिसीव्ड और इनवॉइस मेड, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस बन गया, पैसा बाद में आया, तो इनवॉइस का जो डेट है वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर पैसा एडवांस में आ गया है, एडवांस में पैसा आ गया है और हम इनवॉइस बाद में भी बनाएंगे, तो फिर जो एडवांस मनी रिसीव्ड का डेट होगा, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। करेक्ट? ये नॉर्मल लॉजिक है अभी तक। अब क्या हुआ कि जब ये जीएसटी लगा और ये प्रोविजंस लगे, तो इंडस्ट्री ने बड़ा क्या बोलते हैं उसको, एक शिकायत की, कंप्लेन की गवर्नमेंट से कि ये एडवांस का चक्कर क्या है। क्योंकि बिजनेस में बहुत बार पैसे एडवांस में आते हैं। जैसे अगर मैं जॉब वर्कर हूं, मैं आपको गुड्स बना के देता हूं, पैसे लेता हूं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, फिर गुड्स बना के देता हूं, तो ये अगर एडवांस रिसीव्ड पे हमको जीएसटी भरना पड़ेगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। बड़ा प्रॉब्लम होगा भी नहीं, हो रहा है। तो इंडस्ट्री की कंप्लेन को सुनते हुए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि चलो फिलहाल कुछ समय के लिए हम एडवांस पे टकसुआ नहीं लगाएंगे, इनवॉइस पे ही लगाएंगे। यानी टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस ओनली, चाहे वो इनवॉइस पहले बना हो, चाहे वो इनवॉइस बाद में बना हो। तो सिर्फ इनवॉइस का डेट देखेंगे और रिसीट का जो डेट है वो नहीं देखेंगे। लेकिन ये नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैंने आपको पहले पूरा सेक्शन पढ़ाया, इसलिए क्योंकि सेक्शन जो है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो हमेशा के लिए। ये नोटिफिकेशन जो है, रिलैक्सेशन बोलेंगे इसको अपन, तो ये रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ने दिया है, ये आप समझ लीजिए फॉर द टाइम बीइंग है, कुछ समय के लिए है। आगे चल के नोटिफिकेशन को गवर्नमेंट विड्रॉ करेगा जब स्टेबिलिटी आ जाएगी जीएसटी के अंदर और सब लोगों को आदत हो जाएगी बराबर पैसा भरने की, तो ये नोटिफिकेशन जो है ये हट जाने वाला है और फिर जो नॉर्मल सेक्शन है वही आगे लगेगा। ठीक है, तो चलो नोटिफिकेशन देखते हैं। दिस इज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन यू कैन से। तो क्या कहता है देखो, नो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग कॉम्पोजिशन सप्लायर्स। तो इसमें भी देखो क्या बोला उन्होंने, नोटिफिकेशन तो इशू किया नवंबर 2017 का है ये, और इसमें बोला कि जो कॉम्पोजिशन डीलर्स है, जो कॉम्पोजिशन टैक्स पे करते हैं मिनिमल अमाउंट का, उनको ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं है। सो दे हैव टू कंटिन्यू टू कैलकुलेट देयर टाइम ऑफ सप्लाई एज द अर्लियर ऑफ द टू डेट्स, इनवॉइस और रिसीट। उनको इनवॉइस या रिसीट विच एवर इज अर्लियर जो है वो लगता रहेगा फॉर कॉम्पोजिशन डीलर्स। लेकिन जो बाकी जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स है, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है, नॉर्मल स्कीम में, उनके लिए ये नोटिफिकेशन इशू किया है और उसमें लिखा है कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो सिर्फ इनवॉइस का जो डेट है वही माना जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby notifies the registered person who did not opt for composition levy under section 10 of the act as the class of persons who shall pay the central tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause A of subsection 2 of section 12। तो जो clause A है सिर्फ उसके हिसाब से आप पे करो। तो clause A में क्या है, invoice date, actual invoice, या फिर the maximum the last day on which invoice should have been made, यानी वो रिमूवल या डिलीवरी। तो वो जो दिन है
इनवॉइस का दिन या फिर वो डिलीवरी या रिमूवल का दिन जो भी अर्लियर होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड, ओनली दैट विल बी कंसिडर्ड, एंड क्लॉज बी विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी रिसीट का जो डेट है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसका कहने का मतलब ये हुआ कि एडवांस रिसीव्ड अगर है, यानी जहां रिसीट पहले होता है, तो उसको कंसीडर नहीं करना है, यानी कि एडवांस रिसीट के ऊपर जीएसटी नहीं पे करना है। जब इनवॉइस बनेगा तभी अपन पेमेंट करेंगे, ठीक है। द लायबिलिटी विल अराइज ओनली ऑन मेकिंग ऑफ इनवॉइस। तो ऐसा है। और फिर आगे वही लिखा है कि रिटर्न्स वगैरह भी उस हिसाब से आप फर्निश करेंगे। कौन से मंथ में लेना, ये सवाल आता है ना, कौन से मंथ में लायबिलिटी अराइज हुई, तो जब इनवॉइस बनेगा उसी मंथ में आएगी, तो उस मंथ के रिटर्न्स में फिर अपन उसको दिखाएंगे। तो ऐसे लिखा है क्लॉज 2 of 12 of the said act including the situations attracting provisions of section 14, यानी जहां रेट चेंज होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। रेट चेंज के केस में सेक्शन 14 लगा, तो उसमें भी अपन रिसीट को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ जो बिल बना, इनवॉइस बना, उसी को लेंगे। And shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter 9 of the said Act and the rules made thereunder, and the period prescribed for payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act. तो पीरियड वही कि कौन से मंथ में लायबिलिटी अराइज होंगी, तो जिस मंथ में इनवॉइस बनेगा उस मंथ में, और उस मंथ के रिटर्न में फिर अपन उसको शो करेंगे। So in simple words, the time of supply for suppliers of goods, excluding composition suppliers, will be the time of issue of invoice. Thus, GST will not be leviable on advances received against supply of goods. आए समझ? तो ये नोटिफिकेशन है, रिलैक्सेशन दे रहा है, तो इसको अपन एग्जाम में तो लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले सेक्शन भी आप लिखेंगे, सेक्शन के साथ साथ में फिर आप नोटिफिकेशन लिखेंगे। पहले सेक्शन लिखेंगे कि whichever is earlier, फिर अपन लिखेंगे however as per the notification issued by the central government the advance is not to be considered, GST is payable only on the date of issue of invoice for the time being। जब तक कि ये नोटिफिकेशन चलता रहेगा तब तक अपन एडवांस पे पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कॉम्पोजिशन डीलर है तो उसको एडवांस पे पेमेंट करना है, यानी एडवांस रिसीव के ऊपर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। फिर चलते हैं सबसेक्शन 3 के ऊपर। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, देखो, इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और इज लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर टैक्स रिवर्स चार्ज पे लग रहा है, यानी कौन टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। तो ऊपर में फिर लिख दो टैक्स पेएबल बाय रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। तो अगर टैक्स रेसिपिएंट को भरना है रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज मालूम है ना आपको, जहां सप्लायर टैक्स ना भर के जो रेसिपिएंट है उसको टैक्स भरना पड़ता है, तो उसको कहते हैं रिवर्स चार्ज। तो अगर रेसिपिएंट को भरना है, ये कहां लगता है अपन बाद में स्टडी करेंगे, रिवर्स चार्ज के चैप्टर में जाएंगे, विल सी। लेकिन अभी यहां देखो कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। 3 डेट्स है, 3 में से जो सबसे पहले होगा उसको लेंगे अपन। नेमली द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जिस दिन हमें गुड्स मिला, गुड्स जब हमारे यहां पहुंचा, ठीक है, रिसीट ऑफ गुड्स। हम बायर है तो बायर के लिए रिसीट ऑफ गुड्स रहेगा ना, रिसीट ऑफ गुड्स। और द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट, यानी हमारे बुक्स में जिस दिन हमने पेमेंट की एंट्री मारी, पेमेंट की एंट्री, पेमेंट टू सप्लायर की जो एंट्री हम लेंगे, और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, जो हमने चेक दिया जो जिस दिन क्लियर हुआ, तो जिस दिन क्लियर हुआ तो हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट आएगा। तो बुक या बैंक विच एवर इज अर्लियर, ये डेट ऑफ पेमेंट आएगा। तो एक अपने को देखना है कि गुड्स कब पहुंचे हमारे यहां, दूसरा हमको देखना है कि हमने पेमेंट कब किया। पेमेंट विल बी बुक एंट्री और डेबिट इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, और तीसरा पॉइंट देखेंगे, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days
फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन ल्यू देयर ऑफ बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जब हमको इनवॉइस इशू किया था, वो इनवॉइस इशू करने के 30 दिन गुजर गए, तो उसका अगला दिन यानी 31st डे इमीडिएटली फॉलोइंग, यानी कि ऊपर लिख दो 31st डे, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो ये तीन में से देखेंगे विच एवर इज अर्लियर। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या सोच के लॉजिक बनाया, तीनों चीज का लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो वो बहुत सिंपल है। हाँ देखो ये है तुम्हारा सप्लायर। सप्लायर ने अपने फैक्ट्री या जो भी है वहां से गुड्स को रिमूव किया, गुड्स रिमूव यानी जिस दिन उसने ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किया, ट्रांसपोर्टर को उसने दिया मान लो 1 अक्टूबर को गुड्स हैंड ओवर कर दिया ट्रांसपोर्टर को, फिर ट्रांसपोर्टर गुड्स लेके निकला है। अब अलग अलग 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल में लूंगा। तो गुड्स लेके निकला, फिर यहां पे बायर है जिसको जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज बेसिस पे, तो यहां पहुंचा और उसने डिलीवरी दी बायर को, यानी बायर को रिसीव हुआ, गुड्स रिसीव्ड ऑन, उधर से 1 अक्टूबर को निकला था, इसको मिल गया 14 अक्टूबर को, रिसीव्ड ऑन 14 अक्टूबर। ठीक है, फिर इसने चेक इशू किया ऑन 15 अक्टूबर, तो इसी दिन उसने बुक एंट्री भी मारी होगी। चेक इशू किया तो बुक एंट्री भी ले लिया कि हमने पेमेंट कर दिया करके, लेकिन फिर हमने चेक उसको दिया तो उसको चेक मिला, फिर उसने बैंक में डाला, फिर क्लियर हुआ तो हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट एंट्री आई। तो वो डेबिट एंट्री जो आई बैंक में, डेबिट इन बैंक अकाउंट इज व्हाट 19 अक्टूबर, 19 अक्टूबर को डेबिट आया बैंक में। ठीक है, ये नॉर्मल कोर्स, गुड्स आएगा फिर हम चेक देंगे फिर क्लियर होगा। ओके, तो अब देखो अपन टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे बायर के लिए। हम किसके लिए निकाल रहे हैं? बायर के लिए। रिवर्स चार्ज है ये, ऊपर में आप लिख दो रिवर्स चार्ज एग्जांपल के ऊपर। तो एक तो हम ये देखेंगे कि पेमेंट, तो पेमेंट में क्या देखना है? बुक एंट्री और डेबिट इन बैंक विच एवर इज अर्लियर, यानी 15 तारीख। तो इन दोनों में से अपन पेमेंट निकालेंगे। तो पेमेंट का डेट क्या आया? 15 अक्टूबर आया। ठीक है, अब रिसीव्ड कब हुआ गुड्स? 14 अक्टूबर। उसको इससे कंपेयर करेंगे नॉर्मली और देखेंगे विच एवर इज अर्लियर, तो 14 तारीख आएगा। फिर अपन ये भी देखेंगे कि ये इसके यहां से गुड्स जब निकला, जब इसने इनवॉइस बनाया था, सॉरी मैं इनवॉइस लिखना भूल गया, उसने गुड्स 1 अक्टूबर को निकाला, तो उसने इनवॉइस जो बनाया वो भी 1 अक्टूबर को बनाया। तो 1 अक्टूबर से 30 दिन यानी 30 अक्टूबर। तो अपने को देखना है कि 30 अक्टूबर में ये हो गया क्या? रिसीव्ड और पेमेंट ये जो अर्लियर आ रहा है ये यहां से 30 दिन के अंदर आ रहा है क्या? इफ यस तो फिर अपन इसको देखेंगे विच एवर इज अर्लियर। लॉजिकली सोचो, एक साथ 3 विच एवर इज अर्लियर, मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है ये, इसमें लॉजिक क्या देखो धीरे धीरे आपको समझेगा। सो इफ 14th और 15 विच एवर इज अर्लियर यानी 14th, ये यहां से 30 दिन के अंदर आ रहा है ना, यानी जो चीज होनी चाहिए, गुड्स पहुंच जाना चाहिए, पैसे मिल जाने चाहिए, सब कंप्लीट हो चुका है। तो फिर अपन ये दोनों में से जो विच एवर इज अर्लियर है यानी 14 तारीख, वो टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये पहला एग्जांपल है, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? वैसे अगर यहां से लिख दूं 30 दिन 30 डेज, तो वो भी देख लेते हैं 30 डेज कब आएगा? 30th अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर के पहले ये कंप्लीट हो गया ना, तो फिर ये देखेंगे। सो TOS टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 14th अक्टूबर इन दिस केस। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल, इसको लिख लो।
डन, वेरी गुड। दूसरा देखते हैं अपन कि एडवांस पेमेंट, ये क्या है कि नॉर्मल पेमेंट है, गुड्स पहले आया पेमेंट बाद में हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं एडवांस पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट में क्या है कि अपन ने चेक इशू किया था उधर सितंबर में, तो 15 अक्टूबर की जगह उसको कर देते हैं 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को ही मैंने चेक दे दिया था और 21 सितंबर को बैंक में डेबिट भी आ गया। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या मानेंगे, 15 सितंबर, 21 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 15 सितंबर। एडवांस में पैसे दे दिया, फिर इसने गुड्स निकाला, फिर अपने को मिला। तो कब मिला, 14 तारीख को गुड्स मिला, 14 अक्टूबर को आया। लेकिन अपन क्या देखेंगे, 14 अक्टूबर या 15 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 15 सितंबर। तो टीओएस क्या हो जाएगा, 15 सितंबर। तो दोनों एग्जांपल में आपने देखा ये 30 दिन का कोई फंडा ही नहीं था, कोई एप्लीकेबिलिटी थी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे अपन पेमेंट बाद में करें, रिसीव पहले हो पेमेंट बाद में करें, या पेमेंट पहले हो रिसीव बाद में करें, दोनों में से जो भी पहले है वो अगर ये 30 दिन के अंदर अंदर हो जाता है तो फिर अपन अपने नॉर्मल हिसाब से चलेंगे, एंड दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। प्रैक्टिकल लाइफ में जब गुड्स मिलता है तो वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, या पेमेंट किया विच एवर इज अर्लियर। तो फिर ये 30 दिन का फंडा क्यों दिया है, थर्ड पॉइंट क्यों दिया है लॉ में, उसका भी एक मतलब है। वो क्यों दिया है, देखो वो इसलिए दिया है कि अगर यहां से गुड्स निकला, गुड्स तो निकला, सप्लाई तो चालू हो गया, लेकिन आप यहां एंट्रीज नहीं मारोगे। शायद गुड्स पहुंच भी गया है लेकिन आपने कोई बुक में एंट्रीज नहीं दिखाई, कैश में पेमेंट कर दिया, कहीं दिखाई नहीं, ऑन रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं, नथिंग ऑन रिकॉर्ड। गुड्स तुम्हारे नाम से निकल चुका है, अब हो सकता है गड्ढे में गिर गया हो सकता है नाले में बह गया, कुछ भी हो सकता है, नदी में बह गया, हो सकता है मिला ही ना हो, लेकिन हो ये भी सकता है कि गुड्स मिल गया है तुमको, लेकिन तुमने कहीं कोई हिसाब ही नहीं रखा उस चीज का, कोई हिसाब नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, लेकिन ये इनवॉइस है, इसने इनवॉइस इशू किया हुआ है, ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, इससे पता चल जाएगा ना कि इनवॉइस इसने इसके नाम से इशू किया, इसका जीएसटीएन नंबर इसके इनवॉइस में लिखा होगा, गवर्नमेंट को मालूम है इस आदमी के नाम से इनवॉइस इशू हुआ है। नाउ द पॉइंट इज कि तुम कहोगे हमारे पास गुड्स आया ही नहीं, हमने पेमेंट किया ही नहीं। गवर्नमेंट कहता है ऐसे कैसे, उल्लू बना रहे तुम, उल्लू बना रहे, आया ही नहीं, यानी ऐसे कैसे नहीं आया, आया होगा, तुम खा गए, निगल गए, जो भी किया, तुम्हारा टीओएस यानी टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। यहां से 30 दिन एक्सपायर हो गए और तुमने ये दोनों में से कुछ भी नहीं किया, तो उसका अगला दिन यानी 31 अक्टूबर विल बिकम योर टाइम। कौन से केस में, अगर तुमने ये रिसीव भी नहीं दिखाया और पेमेंट भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, तुम बोलते हो कुछ हुआ ही नहीं है, नथिंग, ऑल ब्लैंक, सिर्फ दैट इज द केस, तो ये 30 दिन यहां से जो एक्सपायर होंगे उसका अगला दिन जो है वो बन जाएगा तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसके लिए तीसरा पॉइंट डाला है, आया समझ। तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या है कि रेसिडुअल क्लॉज की तरह है कि अगर ये दोनों में से कोई भी चीज अगर 30 दिन के अंदर नहीं हुई तो फिर अपन उसको पकड़ लेंगे, अगला दिन जो है नेक्स्ट डे यानी 31st डे विल बी कॉल्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत दिन दे दिए, 30 दिन दे दिए, ऐसे कैसे नहीं पहुंचा गुड्स, ऐसे कैसे तुमने पेमेंट नहीं किया, अब करो ना करो टैक्स तो भरो। गॉट इट। तो ऐसा है, तीनों में से जो भी पहले, तो एक में रिसीव पहले हो सकता है, एक में पेमेंट पहले हो सकता है, या दोनों भी अगर 30 दिन में नहीं है तो फिर 31 तारीख जो है वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। हुआ क्लियर, लॉजिक क्लियर हुआ, वेरी गुड। और इसमें भी पार्ट पार्ट में भी हो सकता है, अगेन जैसे अपन ने उसमें एग्जांपल देखा था नॉर्मल केस में, तो इसमें भी पार्ट पार्ट में हो सकता है। तो कैसे, देखो एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेना पड़ता है ना,
सब चीज का लेना पड़ता है एग्जाम्पल। तो देखो 21 अपन देखते हैं। कि यहां से गुड्स 1 तारीख को निकला, इनवॉइस 1 तारीख को बन गया। इनवॉइस बना है 4000 यूनिट्स का और उसका वैल्यू है 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए का इनवॉइस, 4000 यूनिट्स, 10 लाख वैल्यू। इसको पहुंचा, मान लो कि 17 अक्टूबर को गुड्स पहुंच गया, लेकिन इसका जो पेमेंट है वो पार्ट में हुआ है। तो फर्स्ट पेमेंट इन्होंने किया है 10 अक्टूबर को ₹6 लाख। तो 10 अक्टूबर यानी कि क्या है कि वही बुक एंट्री या डेबिट इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, तो जो भी अर्लियर है उसके हिसाब से मैंने निकाला है 10 अक्टूबर। और सेकेंड पेमेंट, सेकेंड पार्ट पेमेंट हुआ है 20 अक्टूबर को ₹4 लाख। ठीक है, अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, या चलो एक और ले लेते, सॉरी मैं और एक ले लेता हूं, मजेदार है, नहीं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, रहने दो, 2 ही काफी है इसमें। तो देखो पहला पार्ट हमने कब पे किया? एडवांस में किया, क्योंकि रिसीव बाद में है, पेमेंट पहले। तो इस ये बन जाएगा 10 अक्टूबर बन जाएगा इसका टाइम ऑफ सप्लाई। सो फॉर 6 लाख रुपीज the time of supply will be 10th October. And for the second payment of 4 lakhs, the time of supply would be received 17th October or payment 20th October, whichever is earlier, 17th October. तो 6 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई अलग आएगा, 4 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई अलग आएगा। So whenever there is a part payment, या फिर दूसरा एग्जांपल वही पेमेंट फुल गया है लेकिन डिलीवरी पार्ट्स में है, इनवॉइस पार्ट में बना है, तो फिर उस हिसाब से करेंगे, जितना जितना आएगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालते जाएंगे। आए समझ? वेरी गुड। तो ये अपन ने देखा एबीसी। फिर उसमें प्रोविजो देखो क्या कहता है। प्रोविजो कहता है कि दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर क्लॉज ए, यानी डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स मालूम ही नहीं है, और बी पेमेंट कब किया वो भी नहीं मालूम, और सी मर गए, उसका इनवॉइस कब इशू हुआ वो भी नहीं मालूम। तीनों नहीं मालूम तो फिर क्या करेंगे? देखो सी क्लॉज का मतलब क्या था, मैंने आपको समझाया कि अगर ए और बी नहीं मालूम, तुमने कोई एंट्री ली नहीं, गुड्स आने की कोई एंट्री नहीं ली, और तुमने पेमेंट भी कब किया कोई मालूम नहीं है, तो फिर अपन देखते हैं उसने इनवॉइस इशू किया। इनवॉइस अगर है तो इनवॉइस के 30 दिन के बाद अगला दिन जो है उसको मान लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर तीनों भी नहीं है तो फिर क्या बोलता है? देखो टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। तो रेसिपिएंट ने जिस दिन बुक में एंट्री मारी होगी, इनवॉइस नहीं है साहब, कब आया मालूम नहीं, कोई डेट ऑफ रिसीट कोई मालूम नहीं है, पेमेंट कब किया मालूम नहीं साहब, अच्छा बुक में है क्या? हो साहब बुक में है, अच्छा बुक में दिख रहा है ना, तो मतलब जिस दिन उसने बुक में एंट्री मारी होगी, चाहे 6 महीने बाद मारी हो, 10 महीने बाद मारी हो, बुक में तो एंट्री है ना रिसीव करके, तो बस उसको मान लेंगे। जैसे परचेजेस के अपन एंट्री मारते हैं ना बुक्स में, परचेजेस, तो वो जो एंट्री है उसके बुक्स में, उसको फिर मान लेंगे डेट ऑफ सप्लाई। अब ऑब्वियसली मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं, आपके दिमाग में सवाल वही चल रहा है ना कि सर अगर एंट्री भी नहीं है तो, अरे जब कुछ भी नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई देखने की जरूरत क्या है फिर? अरे वो तो देखेंगे ही नहीं ना, अगर रिसीव भी नहीं, बुक में भी नहीं दिख रहा, फिर गया जीएसटी। मैं तो कहता हूं ना, खून करो पकड़े मत जाओ, कोई सबूत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, आराम से घूमो, काय की फांसी की सजा, कौन सी उम्र कैद, मस्त घूमो, कोई सबूत नहीं है। सबूत है तो प्रॉब्लम है ना। तो यहां सबूत क्या है? बुक में एंट्री, तो बुक की एंट्री पकड़ी गई,
बुक में एंट्री दिख रही है गुड्स रिसीव करके, तो बस गए फिर तुम काम से। वो सबूत है, वहां पकड़े गए। तो वो भी मत रखो ना, जब इनवॉइस भी नहीं है, डेट ऑफ रिसीट भी नहीं है, गुड्स कब आया कोई अता पता नहीं, पेमेंट कब गया कोई अता पता नहीं, तो बुक में एंट्री काई को मारे, वो भी नहीं मारना था ना, तो फिर बच जाते, नो टैक्स। फिर उसके बाद आता है सबसेक्शन 4, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये है वाउचर्स। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय अ सप्लायर, the time of supply shall be the date of issue of the voucher if the supply is identifiable, underline करो, बताता हूं इसके examples, identifiable at that point or the date of redemption of the voucher in all other cases। यानी जहां identifiable नहीं है, तो देखो इसका example है बहुत सिंपल। वाउचर्स क्या होते हैं कि अपन जैसे देखो ये शॉप्स में जाते ना, जैसे पैंटलून्स हो गया या लाइफस्टाइल हो गया, तो पैंटलून्स में गए, मुझे आपको एक गिफ्ट देना है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं, एप्पल आईपैड। तो पैंटलून्स का नाम अपन हटा देते हैं ना, पैंटलून्स में एप्पल आईपैड कहां से मिलेगा, कोई तो भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का शॉप कौन सा रहता है, चलो एप्पल ही ले लेते ना। तो मैं एप्पल के शोरूम में गया, ठीक है, उनको वहां जाकर मैंने पैसे दे दिए, आई बॉट अ वाउचर, फॉर 30,000 रुपीज, 30,000 का एक एप्पल आईपैड आता है। तो मैंने वाउचर खरीद लिया 30,000 रुपए, यानी मैंने पैसे दिए और वाउचर खरीद लिया। फिर ये वाउचर मैंने आपको दिया, ठीक है, आई गिव द वाउचर टू यू। अच्छा, इसका डेट लिख देता हूं, ऑन, कब लिया मैंने, ऑन 15th of September, ठीक है, मैंने वाउचर खरीदा, फिर मैंने आपको दिया, गिफ्टेड टू स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट ने जाकर के उसको एनकैश किया, iPad by redeeming the voucher। तो इसको कूपन भी कहते हैं, गिफ्ट कूपन, वाउचर, अलग अलग नाम है, सबके लिए रूल सेम लगेगा। ऑन कब लिया आपने, 17th of November, 17 नवंबर को जाके फिर आपने उसको एनकैश करवाया, ठीक है। तो अब देखो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहां 2 पॉइंट दिए हैं। अगर ये वाउचर जो मैंने खरीदा वो स्पेसिफिकली आईपैड के लिए अगर है, यानी इस वाउचर को रिडीम सिर्फ आईपैड के अगेंस्ट में किया जा सकता है, तो गुड्स आइडेंटिफाइबल हो गए। जब वाउचर मैंने खरीदा तभी गुड्स आइडेंटिफाइड है, उसके ऊपर लिखा ही है रिडीमेबल अगेंस्ट आईपैड, लिखा है, प्रोडक्ट का नाम लिखा है। तो फिर क्या होता है कि वाउचर के दिन ही हमें रेट पता चल जाएगा ना, कि आईपैड का रेट ऑफ टैक्स कितना है, जीएसटी का रेट कितना है, अपने को मालूम पड़ जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो यही आ जाएगा 15 सितंबर, 15 सितंबर विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। जब वाउचर बेच रहे हैं वो उसी दिन उस पे जीएसटी लगा देंगे। फिर जब आप इसको यहां एनकैश करोगे तब जीएसटी नहीं लगेगा, कोई भी एक वक्त पे लगेगा, या तो यहां लगेगा या यहां लगेगा, दोनों वक्त पे जीएसटी नहीं लगेगा, याद रखो, ठीक है। तो आइडेंटिफाइबल है ना, आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होगा, लॉजिक क्या है उसका, कि रेट पता चल जाएगा कि आईपैड के ऊपर जीएसटी का रेट कितना है अपने को मालूम है, तो अपन लगा देंगे, है ना। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखो कि वाउचर मैंने खरीदा रिलायंस डिजिटल, रिलायंस डिजिटल बहुत बड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है ना, उसका मैंने वाउचर खरीद लिया 30,000 रुपए का, लेकिन उसके अंदर ये मेंशन नहीं है कि ये कौन से गुड्स पे यूज हो सकता है। तो इससे आप ये वाउचर से फिर मैंने स्टूडेंट को दे दिया। अब स्टूडेंट रिलायंस डिजिटल की शोरूम में जाएगा और वो वहां जाके कुछ भी खरीद सकता है। ही कैन बाय अ मोबाइल,
he can buy a PlayStation, he can buy a TV, he can buy an iPad, he can buy anything. जो उसकी मर्जी आएंगी, वॉशिंग मशीन एंड दिस एंड दैट, जो भी खरीदना चाहे खरीद सकता है. अगर ऐसा वाउचर है तो जिस दिन वाउचर इशू हुआ उस दिन अपने को मालूम है क्या कि कौन से गुड्स इससे खरीदे जाएंगे? नहीं. हजारों गुड्स खरीदे जा सकते हैं, लेकिन वो हजारों गुड्स के तो हजारों रेट्स भी होंगे ना. तो अपन वाउचर पे कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे? 10%, 12%, 18%, कौन सा? पता नहीं. वो तो पता तभी चलेगा जब वो एनकैश करेगा. नाउ इफ द स्टूडेंट बाइज आईपैड, तो आईपैड का रेट क्या है वो अपन लगा देंगे. अगर वो आके मोबाइल फोन खरीदता है तो मोबाइल फोन का जो रेट है वो लगा देंगे. अगर वो आके प्ले स्टेशन खरीदता है तो उसका रेट लगा देंगे. एक्सबॉक्स या जो भी वॉट एवर ही बाइज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, जो भी खरीदना है खरीद सकता है. तो आए समझ में. अगर वाउचर इशू करते समय गुड्स आइडेंटिफाइड है, स्पेसिफिक वाउचर है, गुड्स आइडेंटिफाइड है कि भैया ये यही गुड्स पे रिडीम होगा, तो वो गुड्स का रेट अपने को पता है, तो फिर अपन 15 सितंबर को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे. और अगर ये वाउचर जनरल पर्पस का है, जनरल है, इससे कुछ भी खरीद सकते हो आप हमारी दुकान से, तो फिर यहां टैक्स नहीं लगेगा. फिर टैक्स लगेगा जब वो रिडीम करता है. जब रिडीम करेगा तो गुड्स क्या खरीद रहा है मालूम पड़ जाएगा ना. तो ये गुड्स का जो रेट है वो फिर अपन उस पर लगाएंगे. तो ऐसा है ये. तो वहां लिख दो आप आइडेंटिफाइड गुड्स अगर है तो इसलिए ये वर्ड है आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइबल गुड्स या आइडेंटिफाइड गुड्स. तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर यानी कि 15 सितंबर टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जनरल वाउचर है, जनरल अगर है तो फिर 17 नवंबर जब वो उसको रिडीम या एनकैश कराएगा. एनकैश तो नहीं होता, पैसे नहीं मिलते. एनकैश का मतलब मेरा है सेट ऑफ या रिडीम. गॉट इट? वेरी सिंपल पॉइंट्स. फिर उसके बाद आगे बढ़ो तो सबसेक्शन 5, 6 फिर बहुत सिंपल है. 5 कहता है कि वेर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 और 3 और 4. यानी ऊपर के जो तीनों हमने देखे, ये तीनों अगर फेल हो गए, तीनों अगर फेल हो गए, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा. ये कब होता है? जब कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, कोई इनवॉइस ही नहीं बना, पैसा कब मिला कोई पता नहीं है, कैश में मिला अंदर कर दिया आपने पैसा, कोई रिसीट नहीं बनाई, कोई बैंक में नहीं आया, कुछ भी नहीं. तो फिर क्या करना? तो वहां लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई शैल in a case where a periodical return has been filed. ये रिटर्न के चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे अपन. हर महीने आपको रिटर्न भरना है, GSTR. तो वो अगर भरा हुआ है then be the date on which such return is to be filed. is to be filed यानी वो रिटर्न जब फाइल होना चाहिए था तो वो डेट अपन ले लेंगे अगर फाइल हुआ है तो. और अगर रिटर्न भी फाइल नहीं किया तो आपने कोई इनवॉइस नहीं बनाया, कोई डिटेल्स नहीं रखे, पैसा कब मिला वो भी नहीं मालूम, तो रिटर्न भी नहीं भरेंगे ना ऑब्वियसली. रिटर्न कौन भरेगा जाके? जब बाकी कोई हिसाब किताब नहीं है तो रिटर्न क्यों भरेगा कोई? तो नॉर्मली बी पॉइंट ही आएगा. रिटर्न भी नहीं है तो फिर द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, यानी कि जिस दिन आप पकड़े गए, जिस दिन आपके यहाँ रेड हुआ, अच्छा ये टैक्स इज पेड यानी टैक्स भी पे नहीं करेगा ना वो. तो नॉर्मली जो कोई हिसाब किताब ही नहीं रख रहा वो टैक्स क्यों भरेगा? तो ये पॉइंट कब अराइज होता है? रेड वगैरह के केस में. आपकी दुकान पे छापा पड़ा और पता चला कि आपने इतना 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 गुड्स बेचा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है. तो फिर जिस दिन वो असेसमेंट करेंगे ऑफिसर, असेसमेंट होगा फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसी दिन का उस टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे और उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे. तो ये रेयर केसेस के पॉइंट है, ये कोई एग्जाम में नहीं आते. एंड 6 आखिर में कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन shall be the date on which supplier receives such addition in value. ये बहुत सिंपल पॉइंट है. ये वैल्यूएशन में भी देखेंगे अपन बाद में कि
मैंने आपको गुड्स बेच दिया 10 लाख रुपए का, अब आपने पेमेंट करना था, 1 महीने का टाइम था, लेकिन आपने डिले किया, तो डिले के केस में आपके ऊपर मैं इंटरेस्ट लगा देता हूं, या लेट फी चार्ज कर देता हूं, या पेनल्टी चार्ज करता हूं। तो ये जो एडिशनल अमाउंट आएगा इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी वगैरह वगैरह वगैरह, बाकी नाम कुछ भी दो आप, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? अच्छा सॉरी, पहली बात तो ये कि ये एडिशनल अमाउंट जो आया क्या वो टैक्सेबल है, क्या उसमें जीएसटी लगेगा? तो आंसर है यस। तो वैल्यूएशन के चैप्टर में लिखा है, जो अपन पढ़ेंगे सेक्शन 15 बाद में, कि ये तीनों जो आइटम्स है, इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट, ये भी अपने आप में टैक्सेबल है। याद रखो, ये भी अपने आप में टैक्सेबल है। ये वैल्यूएशन के चैप्टर में दिया है कि दीज आर पार्ट ऑफ द वैल्यू, टैक्सेबल है। लेकिन इसका अपन टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकालेंगे? क्योंकि इनवॉइस जो बना था वो तो 10 लाख का ही बना था, ये जो लेट फी चार्ज किया वो तो एडिशनल है। इनवॉइस तो ओरिजिनल बना था 10 लाख, जिसको आपने नहीं दिया इसलिए मैंने लेट फी चार्ज किया। तो ये लेट फी जो है उसको उन्होंने बोला है रिसीट। जब ये लेट फी मिलेगा, इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी अपने को मिलेगी, जब ये रिसीव होगा, तो वो रिसीट का जो डेट है वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यानी इसमें कोई इनवॉइस देखने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू सी द इनवॉइस। आया समझ में? वेरी गुड। तो गाइज इस तरह से था ये सेक्शन 12, और फिर उसी का एनालिसिस भी दिया है। देखो एक बार जो सब अपन ने पढ़ लिया इतनी देर से, कितना 1 घंटे के ऊपर हो गया, तो ये सब आपको समझ में आ ही गया है। एक बार और अपन देख लेते हैं। तो पहला तो पैरा वही बोलता है कि सप्लाई हैज बीन अंडरस्टूड टू होल्ड, की वो सब बहुत ही चिल्लर है, जाने दो उसको। तो लेवी ऑफ जीएसटी इज ऑन सप्लाई एंड जीएसटी इज पेएबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये उसका मेन लॉजिक है, ये हमने देखा था। और फिर ये सब पॉइंट्स अपन ने देखे थे। इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन 12(2) जो मेन है, तो उसमें इशू ऑफ इनवॉइस या रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये नॉर्मल कोर्स में अपने को देखना पड़ता है। लेकिन नोटिफिकेशन ने फिलहाल एडवांस रिसीव को नहीं देखने को कहा है, तो उन्होंने बोला है कि सिर्फ इनवॉइस को देखो। लेकिन ये कौन से केस में? नॉर्मल टैक्स पेयर्स के केस में। तो एक काम करो, आप ये काटो वाटो मत, इसको रहने दो, लेट इट बी, दोनों को। सिर्फ जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स है उनके लिए रिसीट को उन्होंने एग्जाम किया है, तो सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस अपन देखेंगे। लेकिन जो तुम्हारे कॉम्पोजिशन वाले लोग हैं उनको दोनों देखना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर। फिर वही दिया है सब मैंने जो आपको बताया। ये देखो 31(1) जो मैंने आपको लिखाया था कि रिमूवल, जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उसमें रिमूवल देखते हैं, जहां मूवमेंट नहीं है वहां डिलीवरी ऑफ गुड्स देखते हैं। ये इनवॉइस बनना चाहिए, द लास्ट डे बाय विच इनवॉइस शुड हैव बीन मेड, ये अपने को देखना पड़ता है। तो एक जो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस अपन इशू ऑफ इनवॉइस देखते हैं, और एक देखते हैं डेट ऑन विच द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशू, वो ये है। इसमें पहले अपन विच एवर अर्लियर लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट वो ये कि रिसीट ऑफ पेमेंट कब मानते हैं, तो ये भी हमने देखा था, एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बैंक में जिस दिन क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। फिर तीसरा पॉइंट में वो ये कि अगर ज्यादा पैसा मिला तो क्या, मोर देन इंडिकेटेड इन इनवॉइस। तो ये भी हमने देखा था, 1000 रुपए तक अगर ज्यादा मिलता है तो फिर ऑप्शन है कि जब उसका इनवॉइस बनेगा बाद में उस एक्सेस अमाउंट का, तो वो इनवॉइस का डेट अपन ले लेंगे। लेकिन 1000 रुपए से ऊपर है तो फिर ऑप्शन नहीं है, फिर आपको नॉर्मल रूल लगाना पड़ेगा, रिसीट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। फिर उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए देखो, एक एक करके देखते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं। इनवॉइस लिखा है, इनवॉइस ड्यू डेट भी लिखा है, यानी जिस दिन बन जाना चाहिए था, यानी बेसिकली रिमूवल, ये रिमूवल है या क्या बोल सकते हैं उसको, डिलीवरी। देन पेमेंट एंटर्ड इन सप्लायर्स बुक्स, ये बुक एंट्री है, और ये बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट इन बैंक अकाउंट। तो इन दोनों में से अपन विच एवर इज अर्लियर लेंगे एज रिसीट, इन दोनों को विच एवर इज अर्लियर जो है वो रिसीट आएगा, और ये जो है इनमें से विच एवर इज अर्लियर अपना इनवॉइस आएगा।
फिर ये या ये विचएवर इज अर्लियर देखेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई मिलेगा। तो देखो 10th अक्टूबर या 20th अक्टूबर विचएवर इज अर्लियर, तो 10th अक्टूबर ये इनवॉइस, इसको अपन क्रेडिट भी कह सकते हैं या एक्रूअल भी कह सकते हैं। और ये रिसीट 26 अक्टूबर 30 अक्टूबर विचएवर इज अर्लियर 26 अक्टूबर। अब ये 10 अक्टूबर 26 अक्टूबर विचएवर इज अर्लियर देखो तो 10 अक्टूबर आएगा। ये नॉर्मल कोर्स में हो गया, लेकिन नोटिफिकेशन हमेशा हमेशा साथ साथ में याद रखना है। तो नोटिफिकेशन तो यहां पे भी वही लगेगा क्योंकि इनवॉइस है, तो इनवॉइस का डेट जो है वही अपने को लेना पड़ेगा। फिर दूसरा देखो 30 अक्टूबर 20 अक्टूबर, तो यहां अपन 20 तारीख लेंगे। फिर ये 10 और 30, तो ये 10 आएगा। अब नॉर्मल कोर्स में दोनों में से विचएवर अर्लियर लेना पड़ेगा तो 10 अक्टूबर आएगा। लेकिन 10 अक्टूबर अपन लिखेंगे एज पर नॉर्मल कोर्स, साथ में नोट लिखेंगे, हाउएवर एज पर नोटिफिकेशन सो एंड सो डेटेड सो एंड सो द एडवांस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर अ नॉर्मल टैक्स पेयर। तो फिर उस केस में 20 अक्टूबर जो है इनवॉइस का डेट या ड्यू डेट यू कैन से, यही बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो 10th अक्टूबर ऑब्लिक लिख दो 20th अक्टूबर। तो अगर क्वेश्चन है अपना कॉम्पोजिशन डीलर का तो 10th अक्टूबर डेट आएगा, और अगर क्वेश्चन नॉर्मल असेसी का है तो 20th अक्टूबर, क्योंकि उसमें अपन एडवांस को कंसीडर नहीं करते। फिर देखो अगला देखते हैं 26 और 20, तो 20 आएगा, और 26 तो 26 ही आएगा, 20 या 26 तो 20। नेक्स्ट 10 अक्टूबर 20 अक्टूबर, तो ये 10 आएगा। अभी इंटरस्टेट ये अपने को कोई मतलब नहीं है, तो जनरल है, बाद में पढ़ लेना। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं। इन दोनों में से विचएवर अर्लियर निकालो, इन दोनों में से विचएवर अर्लियर, और फिर ये अर्लियर या ये अर्लियर को कंपेयर करो एंड विचएवर इज अर्लियर। फिर ये आएगा 26 अक्टूबर 10 या 26 10। फिर अगला जो है वो पार्ट पेमेंट, ये पार्ट पेमेंट भी देखा था मैंने, तो उसमें देखो 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर, तो 30 अक्टूबर इनवॉइस डेट बराबर है। लेकिन रिसीट जो है वो दो हिस्सों में हुआ है। 14 नवंबर का बुक एंट्री है, लेकिन बैंक क्रेडिट जो है 30 अक्टूबर का भी है, 40% एडवांस, तो ये 40% का है और ये बैलेंस 60% का है। तो 14 नवंबर 30 अक्टूबर, तो यहां 30 अक्टूबर आएगा, और दूसरा वाला 14 नवंबर और 20 नवंबर कंपेयर करेंगे तो 14 नवंबर आएंगे। तो ये एक कंपैरिजन करना है और ये एक कंपैरिजन करना है। तो इसका 30 अक्टूबर आएगा और इसका आएगा 14 नवंबर। अब ये 30 अक्टूबर से इनको कंपेयर करो, 30 अक्टूबर तो 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर 14 नवंबर तो 30 अक्टूबर। फिर देखो 30 अक्टूबर 5 नवंबर 30 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 10 नवंबर 26, 30 या 26 तो 26। लेकिन ये फिर एडवांस का केस बन रहा है, तो यहां पर नोट लिखेंगे साथ में। फिर 20 अक्टूबर 10 नवंबर तो 20 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 10 नवंबर 26, 20 या 26 20। तो इसमें इनवॉइस ही पहले आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद एक पॉइंट दिया है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। 31 सबसेक्शन 4 इनवॉइस के बारे में क्या कहता है, पहले वो अपन स्टडी करते हैं। तो उसमें लिखा है कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई यानी कि जहां पर लगातार सप्लाई चालू है, कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे माइनिंग कंपनीज में होता है, कोल जो माइन से निकलता है या आयरन ओर वगैरह, वो कंटिन्यूअसली सप्लाई होते रहता है टू अ कस्टमर। साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है उनका कि हमें 10 मिलियन टन, ज्यादा हो गया क्या, 10 टन या 10 टन बहुत कम हो गया, 5000 टन का कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही माल निकलते रहता है माइन से, वो सप्लाई होते रहता है, फिर माल निकलेगा ट्रक में सप्लाई हो जाएगा, फिर माल निकलेगा सप्लाई हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे सप्लाई चालू रहता है।
तो वैसे केस में इनवॉइस कब बनता है, ये देखो क्या लिखा है उधर कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स where successive statements of accounts or successive payments are involved, यानी जहां लगातार इनवॉइस भी बनते जाएंगे, स्टेटमेंट्स जैसे कि वीकली स्टेटमेंट बनेगा या मंथली बनेगा, तो वीक में जितना माल सप्लाई हो जाएगा उसका स्टेटमेंट बना दूंगा, फिर अगले वीक में होगा उसका एक स्टेटमेंट बनेगा, इस तरह से चलेगा, या सक्सेसिव पेमेंट्स आते रहेंगे, द इनवॉइस शैल बी इशूड before or at the time each such statement is issued, or as the case may be, each such payment is received. तो या तो स्टेटमेंट देंगे या फिर स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, आप पेमेंट करते जाएंगे, दोनों में से कोई भी एक चीज होगा, सक्सेसिव स्टेटमेंट्स या फिर सक्सेसिव पेमेंट्स, या दोनों भी होंगे। तो हमें इनवॉइस कब बनाना है, जब ये स्टेटमेंट्स हम इशू करेंगे। जैसे अभी ये हफ्ते में आपने 50 टन कोल उठाया, तो 50 टन का इनवॉइस बना दूंगा, एक स्टेटमेंट बना दूंगा विच विल शो दैट कितना माल आपने उठाया है ये वीक के अंदर, और फिर उसका एक इनवॉइस बना के दे दूंगा। तो स्टेटमेंट और उसके साथ में इनवॉइस, ये अपने को इशू करने का। या हो सकता है कि आपने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट के वक्त मैं उतना इनवॉइस बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, तो अब इसको मद्देनजर रखते हुए अपन टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे वो देखो। तो वहां पे देखो दिया है स्टेटमेंट या फिर पेमेंट का ड्यू डेट, यानी जिस दिन हमने स्टेटमेंट इशू किया, तो ये जो स्टेटमेंट इशू किया दिस इज द मैक्सिमम डेट बाय विच द इनवॉइस शुड हैव बीन मेड। अगर इनवॉइस उसके पहले बन गया है तो इनवॉइस का डेट लेंगे, अगर इनवॉइस नहीं बना है तो फिर ये जो स्टेटमेंट है उसका डेट लिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, दिस इज द एक्चुअल इनवॉइस। तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर लेंगे और उसको फिर कंपेयर करेंगे रिसीट के साथ, और लेंगे विच एवर इज अर्लियर। तो देखो 1 नवंबर एंड 5 नवंबर, तो 1 नवंबर लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे रिसीट, वो भी 1 नवंबर का है, वेरी गुड, तो 1 नवंबर विल बिकम योर टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा 11 दिसंबर 5 दिसंबर, तो 5 दिसंबर लिया जाएगा, फिर 5 दिसंबर को कंपेयर करेंगे 11 के साथ, तो 5 दिसंबर जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और आखिरी एक एग्जांपल है, 5 जनवरी को बन जाना चाहिए था लेकिन 8 जनवरी को बनाया, तो अपन 5 जनवरी लेंगे, और रिसीट अगर उसके पहले है 1 जनवरी को, तो फिर इन दोनों को कंपेयर करके 1 जनवरी लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन यहां पे भी नोट आपने लिख देने का कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो बाय सो एंड सो द एडवांस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, जो दिन इनवॉइस है उसी को अपन कंसिडर करेंगे, यानी 5 जून, 5 जैन। ठीक है, ग्रेट। तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई का एक पॉइंट था। फिर रिवर्स चार्ज का तो अपन ने देखा ही, रिवर्स चार्ज में क्या होता है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर का इनवॉइस बन जाने के बाद 30 दिन वो पकड़ेंगे, और उनमें से जो अर्लीस्ट होगा वो अपना बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो सिंपल है, उसमें 1-2 क्वेश्चन भी दिए कि व्हाट इफ फॉर एनी रीजन वन ऑफ दीज 3 डेट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर ये डिटर्मिनेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द सप्लाई इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट जब उसको रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में तो फिर उसको लेंगे अपन, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया है कि हाउ टू डिटरमिन द डेट ऑफ पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज में डेट ऑफ पेमेंट क्या लेते हैं, तो जो क्लॉज बी था वो अपन लेंगे। यहाँ एक करेक्शन करना है आपको, गलती से लिख दिया हमने, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट शैल बी, डेट ऑफ रिसीट को काट दो, द डेट ऑफ पेमेंट शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, द डेट ऑन विच पेमेंट इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कर दो सप्लायर की जगह, और द डेट ऑफ डेबिट रिफ्लेक्टेड को डेबिट कर दो, डेबिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, है ना। तो जिस दिन हमने एंट्री मारी पेमेंट की, या जिस दिन हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, यानी चेक क्लियर हो गया हमारे बैंक अकाउंट से, तो डेबिट एंट्री आएंगी ना, तो वो विच एवर इज अर्लियर।
तो फिर इसको देखो, तो ये तीन चीज को मद्देनजर रखते हुए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ पेमेंट या फिर 30 डेज, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक एग्जांपल दिया है। ये आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद में भी सिंपल है, वाउचर्स भी हमने देखा पूरा, वाउचर का डेफिनेशन भी दिया है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दिस पॉइंट्स टू यू, तो उसको एक बार पढ़ने का। और रेसिडुअल तो उसमें कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आने वाला, और स्पेशल चार्ज जो बाद में है वो भी दिया है। तो ऐसा है। और आखिरी में एक ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस भी दिया है। ये एक नया पॉइंट है, मैं समझा देता हूं आपको। देखो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, तो सेक्शन 31(7) इसमें क्या कहता है, देखो इनवॉइस का सेक्शन है ये। तो वो कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. यहां पे क्या है कि या तो आप रिमूव करने के पहले ही इशू कर दो इनवॉइस, यानी इस दिन देखो मेरी फैक्ट्री से मैं रिमूव कर रहा हूं, फैक्ट्री से हम रिमूव कर रहे हैं गुड्स को, मान लो कि 3 जनवरी को रिमूव किया। फिर वो आपके यहां गया, कस्टमर के यहां मैंने भेज दिया उसको। अब कस्टमर दो चीज कर सकता है, या तो वो अप्रूव कर दे, तो अगर वो अप्रूव कर दे तो सप्लाई हो जाएगा, अप्रूव को अपन सप्लाई मानेंगे। अगर अप्रूव कर लेता है कि ठीक है मैं गुड्स को रख लेता हूं, आई विल बाई, तो वो सप्लाई हो गया। तो अगर ये सप्लाई विद इन 6 मंथ्स है, ये 6 महीने के अंदर है, तो फिर ये सप्लाई जो जिस दिन हुआ उस दिन इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो सप्लाई अगर मान लो कि हुआ, देखो यहां से 3 जनवरी से 6 महीने कहां आते हैं, 3 जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 जुलाई। तो 3 जुलाई के पहले अगर अप्रूवल हो गया है, सप्लाई हो गया है, तो उस दिन आप इनवॉइस बना दो। और अगर नॉट अप्रूव्ड विद इन 6 मंथ्स, अगर 6 महीने तक अप्रूवल उसने दिया नहीं और गुड्स उसके यहां पड़ा हुआ है, तो फिर उसको डीम्ड अप्रूवल मानते हैं। तो यहां बोला है कि जैसे ही 6 महीने लैप्स होंगे तो आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इनवॉइस बनाओ और जीएसटी का पेमेंट करो, ऐसा है, ऐसा में। तो या तो रिमूवल पे आप बना दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो सप्लाई पे बनाओ। अगर सप्लाई हो गया 6 महीने के अंदर तो बना दो, अगर सप्लाई भी नहीं हुआ 6 महीने के अंदर या अप्रूवल नहीं आया, तो फिर जैसे ही 6 महीने लैप्स होंगे तो आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। आया समझ में? तो चलो इसको अब मद्देनजर रखते हुए अपन देखते हैं। तो देखो रिमूवल का दिन दिया हुआ है, फिर इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस अपन देखेंगे कि 6 महीने के अंदर है क्या। अगर 6 महीने के अंदर है तो इनवॉइस डेट पकड़ेंगे, अगर 6 महीने में नहीं है तो 6 महीने पे इनवॉइस बनना चाहिए। फिर तो 6 महीने का जो लैप्स का डेट आएगा उसको अपन पकड़ेंगे एज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। फिर एक्सेप्टेड बाय द रेसिपिएंट इन सप्लाई एंड रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो रिमूवल ऑफ गुड्स एक ऑप्शन है कि यहां आप बना सकते हो इनवॉइस, या फिर आप सप्लाई पे इनवॉइस बना सकते हो। लेकिन सप्लाई अगर 6 महीने में नहीं हुआ, 1 नवंबर से अगर 6 महीने में अप्रूवल नहीं आया, तो 6 महीने के लैप्स होने पर फिर आपको इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो चलो देखते हैं। 1 नवंबर का रिमूवल है, ठीक है। 15 तारीख को सामने वाले ने अप्रूव कर दिया, तो अपन इनवॉइस कब बनाने का था? 15 नवंबर को बनाने का था। तो ये पकड़ेंगे अपन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इसको कंपेयर करेंगे रिसीट के साथ। तो इनवॉइस है रिसीट विच इज अर्लियर इनवॉइस, तो 15 नवंबर बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। दिस इज द ड्यू डेट बाय विच इनवॉइस शुड हैव बीन मेड। ड्यू डेट बाय विच द इनवॉइस शुड हैव बीन मेड। ठीक है। सेकेंड 1 नवंबर का है,
रिमूवल 15 नवंबर को उसने अप्रूव किया, 15 नवंबर को अप्रूव किया तो 15 नवंबर अपन पकड़ेंगे ड्यू डेट, क्योंकि उसके इनवॉइस आपने उसके बाद बनाया, तो अपन इसको पकड़ेंगे 15 नवंबर। उसको कंपेयर करेंगे रिसीट के साथ, रिसीट 12 नवंबर का है, विच एवर इज अर्लियर 12 नवंबर, लेकिन यहां नोट लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद 1 अक्टूबर का रिमूवल है, 15 मई नेक्स्ट ईयर, अरे बाप रे 15 मई, तो पहले आप 6 महीने काउंट करो। 1 अक्टूबर का है ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक खत्म हो जाता है, तो मार्च में तो खत्म हो गया ना, तो ये जो है यानी 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल पकड़ लो, तो 1 अक्टूबर से 6 महीने जो है वो लैप्स हो रहे हैं 1 अप्रैल ऑफ वॉट एवर ईयर इट मे बी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो 1 अप्रैल को 6 महीने लैप्स हुए, तो आपको 1 अप्रैल को इनवॉइस बना देना चाहिए था। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस आएगा 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल पकड़ेंगे, और रिसीट जो है वो 2 मई का है, तो विच एवर इज अर्लियर 1 अप्रैल। ऐसा समझे, 6 महीने लैप्स होने पर जो है तो वो पकड़ लेंगे अपन, इनवॉइस बन जाना चाहिए था। सो गाइस दैट वाज सेक्शन 12। तो इस लेक्चर में अपन ने पूरा सेक्शन 12 देखा है, विच इज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस।